हेलो बच्चों, तैयारी जीत की। मॉक 7 तो मॉक टेस्ट 7 में आते हैं बेटा। अब देखो फिजिक्स में GRTS 232 टेस्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं और मॉक हमारा 7 है। तो बेटा इधर के जो भी टेस्ट हो रहे हैं, मैंने क्लास में भी बताया था कि इधर के 4-5 टेस्टों में जेई नीट इन समूह के क्वेश्चनों को देंगे, तो उनको आप अच्छे से लगा लीजिए। देखते हैं, प्रीवियस ईयर बच्चे लगा के नहीं जाते हैं, तो इसीलिए मैं पहले से अनाउंस कर दे रहा हूं ताकि घर से आप लगा के आए। कोई चोरी उसमें नहीं है भाई, ठीक है। कुछ ज्ञान का प्रदर्शन हमें नहीं करना है, बस आप प्रीवियस ईयर को लगा के आए ताकि इधर के जो 3-4-5 टेस्ट हों प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी जेई नीट से इन समूह से क्वेश्चन आईआईटी से मिले, ठीक है ना, ताकि आप घर से पढ़ के आए। तो एक सप्ताह कम से कम 6-7 टेस्ट इसका दे लीजिए, फिर उसके बाद फिर उसी तरह से जैसे पहले 6 मॉक हुए थे फिर उस तरह से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, अब देख लो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, ये वन का क्या होगा भैया, तो इसको तो आप लगा ही लेंगे। टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 1 का ए है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सिलरेट एट द रेट एफ। देखिए कार एक्सिलेट हो रहा है रेट एफ, तो रेट एफ उसका डायग्राम से सोचते हैं। कार देखो जब भी एक्सिलेट होगा तो रेस्ट से होगा। तो मान लो जर्नी है, तो ये देखो u इक्वल टू 0 है, इसको ए बी, तो देखो एक्सिलेट हो रहा है और कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, यस। ये बताओ यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे जो फार्मूला होगा v होगा, और v इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा 2f(s) हो जाएगा। अब इसके बाद वह क्या करेगा, कुछ दूरी तक t समय तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। ये देखिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा c, तो यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो वेलोसिटी यहाँ होगी यही वेलोसिटी यहाँ भी होगी। ये बताओ डिस्टेंस bc कितना हो जाएगा, डिस्टेंस bc होगा, ठीक है, कितना डिस्टेंस bc होगा vt, v कितना है √2fs इंटू कितना हो जाएगा t हो जाएगा। फिर आगे की जर्नी क्या हो रही है, डी एक्सिलेट हो रहा है। देखिए आगे की जर्नी क्या हो रही है, डी एक्सिलेट। डी एक्सिलेट का मतलब यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और ये क्या है CD है। ये जो एक्सिलेशन है वह कितना होगा, रिटार्डेशन f/2 होगा। रिटार्डेशन f/2 होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब 0 इक्वल टू क्या, v² - 2 f/2। अब ये डिस्टेंस हम पता कर लें, CD हम पता कर सकते हैं। देखिए डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं, यहाँ फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जा रही है और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी v² है। तो ये देखो ये क्या बना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, v² इक्वल टू क्या हो गया 2f(CD). ये देखिए v² की वैल्यू है कितनी 2fs है, तो 2fs इक्वल टू क्या हो गया 2f(CD). ये देखिए 2f से 2f कैंसिल हो गया, 2f से नहीं 1f है, सॉरी 1f से ये कैंसिल हो गया, CD इक्वल टू क्या हो गया, CD इक्वल टू हो गया 2s। तो देखो बेटा ये वाली जर्नी जो हो गई 2s हो गई, ये वाली जर्नी जो हो गई यस हो गई। टोटल जर्नी को 15 यस दिया है। क्या दिया है टोटल जर्नी को 15 यस। तो अगर ये 2 यस है, ये यस है, तो ये बताओ बचा कितना, ये 12 यस बचा। इसका मतलब जो BC हो गया वह 12 यस हो गया। BC कितना है बच्चों, 12 यस है। तो BC किसके बराबर है, ये देखिए BC किसके बराबर है, BC जो है √2fs इंटू टी के बराबर है। तो BC कितना हो गया, ये देखिए 12 यस हो गया। तो 12 यस इक्वल टू अंडर रूट कितना हो गया 2fs इंटू टी हो जाएगा। ये देखिए 12 यस इक्वल टू अंडर रूट क्या हो गया 2fs इंटू टी, अंडर रूट 2fs इंटू टी। या यहां से देखिए दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, 144 यस स्क्वायर 2fs टी। ये देखिए एक यस कट गया, ये यस इक्वल टू क्या बचा 1/72 f, ये टी का स्क्वायर होगा बेटा, हाँ टी का स्क्वायर ही होगा, हाँ टी का स्क्वायर ही होगा। कहाँ गड़बड़ हो गया है, हाँ दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया तो ये टी का स्क्वायर होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो एफ टी का स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, पहला वाला ऑप्शन होगा। तो समझ गए ना, मतलब तीनों मोशन एक ही क्वेश्चन में आ गए। पहला क्या आ गया एक्सेलरेशन मोशन, फिर देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी, अब फिर रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन, तो 2 का कौन सा हो जाएगा ए। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, ए गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रोड होल्ड हर अम्ब्रेला 45 डिग्री। देखिए एक लड़की जो है अपने छाते को 45 डिग्री पे ली है, तो अपने छाते को 45 डिग्री पे ली है, जिसका मतलब ये जो वेलोसिटी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब बरसात ऐसे हो रही है, ये जैसे छाते की दिशा है उस दिशा में। फिर कह रहा है वो रन कर रही है 15√2 किलोमीटर, मतलब ये हो गया वेलोसिटी ऑफ गर्ल, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अभी देखिए वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना दे दिया है 15√2 दिया है। पर्सन का मतलब गर्ल है यहाँ पे बेटा, ये ग्राउंड है, ये जी माने ग्राउंड है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है। आपसे कहा जाएगा रेन ड्रॉप हिट हेड वर्टिकली। अब रेन ड्रॉप उसको वर्टिकली मतलब उसको अपीयर हो रहा है, ठीक है, रियल में नहीं, रियल में तो रेन की डायरेक्शन ऐसे है, तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी हो गया रेन का, वो क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन
विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन हो गया। और आपसे यही पूछा जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन। पर्सन का मतलब लड़की की क्या होगा। तो अब बताओ, ये 45 डिग्री है तो आप इसमें क्या ले लेते हैं, tan 45 डिग्री। बोलो tan 45 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, बी पी बाई जी अपॉन बेस। बेस का मतलब क्या हो गया, पी आर बाई पी। tan 45 वन हो गया, बी पी बाई जी कितना हो जाएगा, 15√2। अभी आर बाई पी कितना हो जाएगा भाई, फाइंड करना है। तो आर बाई पी, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी आर बाई पी का मतलब क्या हो गया, 15√2। इसी को देखो थोड़ा सा दिमाग लगा दिया है, 15√2 को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, या आप 30√2 को क्या कर सकते हैं, देखिए 30√2 को ब्रेक करेंगे तो क्या जाएगा, 15√2। इसीलिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है ना। फिर चलते हैं 4 क्वेश्चन, देखो बेटा क्या है, करा गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज द लेवल एज द असर्शन ए एंड अदर लेवल एज रीजन आर। रीजन आर कह रहा है, ठीक है। करा 2 आइडेंटिकल बॉल ए एंड बी थ्रो सेम वेलोसिटी टू डिफरेंट एंगल horizontal in the same range. If A and B reach the maximum height h1 and h2, then r is equal to h1 h2। इसको बेटा मैंने क्लास में बताया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कंप्लीमेंट्री होते हैं तो रेंज सेम होती है। और मैंने कहा था कि रेंज क्या होती है, रेंज जो होता है इसका h1 h2 इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, h1 h2 इक्वल टू हमने क्या कहा था, r²/16। और टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट हमने कहा था 2r/g। तो यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट से लेना देना नहीं है, यहाँ h1 h2 r²/16 से लेना देना है, तो h1 h2 r²/16 हो जाएगा। तो ये देखिए r इक्वल टू 4√h1 h2, इसका मतलब ये सही है। और ये देखो h1 h2 होगा भी भाई, h1 होता कितना, u² sin² θ/2g, तो आखिरकार इसी से आया है, तो इसका मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो 4 का कौन सा हो जाएगा, ए। फिर चलते हैं, इन द शोन फिगर द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम कांस्टेंट स्पीड पाई मीटर पर सेकेंड। देखिए पार्टिकल जो है पाई मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, कंसिडरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ए टू बी, कहां से, ए से बी। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, याद रखना यहां 3 तरह की चीजें पूछी जाती हैं, एवरेज वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो ये बेटा एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो ये बताओ ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट पहले निकाल लो, ये देखो ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। मतलब एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए, देखिए इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ए से बी तक का जाने का टोटल टाइम, मतलब ए से बी तक जाने का क्या, टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, 2r sin θ/2, याद है फार्मूला, 120/2। और टाइम कितना हो जाएगा, अगर पूरी जर्नी का समय t है तो ये समय कितना होगा, t/3 होगा, t/3 होगा। ये देखिए पूरी जर्नी का समय अगर t है तो यहाँ 120 डिग्री पे t/3 मतलब 1/3 पार्ट है वह। तो sin 60 √3/2 होता है, √3/2 का मतलब क्या हो गया, 3√3 r/ कितना हो जाएगा, t। t कितना होता है बेटा, t पूरा एक टाइम पीरियड है, t को क्या बोलेंगे, 2πr/v। तो देखो क्या हो जाएगा, 3√3r 2πr, एक चक्कर लगाने में 2πr/v, ठीक है, r से r कट गया, 3√3। v की वैल्यू कितना दिया है, v की वैल्यू दिया है पाई, v की वैल्यू देखो पाई दिया है, और ये 2π, पाई से पाई कट गया, 3 से 2 कट गया, 1.5√3 आ गया। 1.5√3 का मतलब ये सी वाला सही है, कौन सा सही है, सी। 5 के बाद 6 पे चलते हैं बेटा, क्या कर रहा है, when force F1, F2, F3 are acting on the particle of mass m such that F2 and F3 are mutually perpendicular, then the particle remain stationary। तो ये बताओ F2 और F3 क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या है, अगर F2 ऐसे है, F3 ये है, तो F1 क्या होगा, F1 पक्का ऐसे होगा, ध्यान देना, F1 पक्का ऐसे होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के रिजल्टेंट को, ये देखो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, इनके रिजल्टेंट को कौन कैंसिल करेगा, F1। इनके रिजल्टेंट को जब F1 कैंसिल करेगा तभी तो रेस्ट में रहेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है, मतलब इनका जो रिजल्टेंट हो गया वो किसके बराबर हो गया, F1 के बराबर हो गया। तभी तो मतलब F2 और F3 का रिजल्टेंट जो है वो किसके बराबर हो गया, F1 का। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, F1 को हटा दिया गया, तो F1 को हटा दिया गया तो इसको बैलेंस करने वाला कोई रहेगा नहीं। तो इसका मतलब ये जो F1 है जिसको हटा दिया गया, उसी के कारण अब क्या है, वह एक्सीलरेट होगा, यानी एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1/, कितना हो जाएगा, यह यानी ए वाला होगा, F1/m होगा। 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंसीडर द कार मूविंग ऑन स्टेट रोड विद द स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। कितने से मूव कर रहा है बेटा, 100 मीटर पर सेकेंड।
द डिस्टेंस एट विच कार कैन स्टॉप, तो मैंने आपको बोला है फ्रिक्शन के कारण स्टॉपिंग डिस्टेंस यस इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। याद करिएगा फ्रिक्शन के कारण, तो यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। यू कितना है बेटा 100। अब ये देखिए 2 है, म्यू कितना है 1/2, जी कितना है 10। ये देखिए ऐसे कट गया, 0 0 कट गया, ये कितना आ गया 1000 मीटर आ गया, 1000 मीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा टाइम होता है यू बाई म्यू जी, स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम हो सकता है आ भी जाए। याद रखिएगा फ्रिक्शन के कारण स्टॉपिंग डिस्टेंस यू स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, फ्रिक्शन के कारण स्टॉपिंग टाइम यू बाई म्यू जी, यू बाई म्यू जी। 7 के बाद 8 पे चलते हैं। कॉइन प्लेस्ड ऑन द रोटेटिंग टेबल जस्ट स्लिप व्हेन इट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टेबल इज हाफ, इट विल जस्ट स्लिप। ये बताओ अगर कॉइन टेबल पे रखा गया है तो क्या है भैया कॉन्सेप्ट इसमें, ये म्यू एम जी जो होगा वह ग्रेटर देन इक्वल देन एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा। तो देखो सब कुछ कांस्टेंट है, कहीं कोई समस्या नहीं है, फ्रिक्शन भी कांस्टेंट है, इसका मतलब आर ओमेगा स्क्वायर क्या है कांस्टेंट है। अब बताओ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर हो रहा है, सोच के देखो क्या हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी हाफ हो रही है, हाफ का मतलब क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा 4, यानी आंसर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो 8 का डी। 9 चलते हैं। द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच ए कार ड्राइवर मस्ट ट्रैवर्स ए फ्लैट कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना, अवॉइड स्किडिंग। तो अगर कोई भी कार ड्राइवर अगर कहीं टर्न हो रहा है तो उसके लिए क्या जरूरी है आपको पता होगा, उसका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है ग्रेटर देन इक्वल देन कितना होना चाहिए mv स्क्वायर बाई कितना r, या v लेस देन इक्वल देन रूट में क्या होना चाहिए म्यू जी आर होना चाहिए, कितना होना चाहिए म्यू जी आर। देखिएगा इस सब पे क्वेश्चन बन सकता है, म्यू भी पता है, जी भी पता है, आर भी पता है, सब रख दीजिए, कौन सा आ जाएगा बी। 9 के बाद देखिए 10, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। 10 का रहा आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, वर्क डन बाय मैन इन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ वेल बाय मींस ऑफ ए रोप टाइप 2 बकेट इज नेगेटिव। ठीक है, तो भाई इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर किसी हम क्या कर रहे हैं कुएं से पानी को खींच रहे हैं, तो कुएं से अगर हम पानी को खींच रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे देखो फोर्स किधर की तरफ है, ये देखो मान लो कोई कुआं है दिया गया, ये देखिए ठीक है, तो अगर इस तरह से बाल्टी है तो ये बताओ आदमी का फोर्स पुलिंग फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ लग रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा, गलत है ये। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ ए वेल बाय रूट टाइप टू बकेट निगेटिव, हाँ सही है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ लगेगा और बकेट ऊपर जा रहा है, तो mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री है, इसका मतलब वो वर्क क्या होगा निगेटिव होगा, यानी बी सही है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन पॉजिटिव, नहीं निगेटिव होता, अगर कोई बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगता है, उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री है, इसलिए वर्क निगेटिव होगा, गलत दिया है। वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन बॉडी मूविंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 0, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन ए मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी 0, नहीं भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है ई, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस ऑन एन ऑसिलेशन पेंडुलम इज नेगेटिव, हाँ इसके कारण जो वर्क डन होता है वह क्या होता है नेगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस उसके ऑसिलेशन को धीरे धीरे, उसके ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड को धीरे धीरे कम करता जाता है, इसलिए वह नेगेटिव काम करता है। ठीक, इसमें कौन सा सही होगा, बी वाला सही होगा। 10 के बाद 11 पे चलते हैं। 11 क्या कर रहा है, एक पार्टिकल मूव कर रही है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट पावर से, कहा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का कैसा ग्राफ होगा। देखिए कांस्टेंट पावर से मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट पावर से मूव करने का मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का आपको ग्राफ बताना है, क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का। तो बेटा कांस्टेंट पावर से अगर कोई गाड़ी चलती है तो इसके लिए याद रखना v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पे हाफ होता है और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पे 3/2 होता है। तो s और t और v और t दोनों के बीच का पैराबोलिक ग्राफ होगा, और कौन सा पैराबोलिक ग्राफ होगा, ये देखो b की तरफ, b वाला होगा, कौन सा होगा, b वाला होगा। तो 11 ये हो गया। 11 के बाद 12 चलते हैं, क्या कर रहा है 12 देखिए कर रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ x डायरेक्शन, किससे, x डायरेक्शन विथ स्पीड 2v, इट हिट बाय अनदर पार्टिकल ऑफ मास 2m moving in the y direction with speed v, if the collision is perfectly inelastic
द परसेंटेज लॉस इन द एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन। तो देखो बेटा ये जो है m मास का है, ये 2v वेलोसिटी से चल रहा है, और 2m मास वाला किससे चल रहा है, v वेलोसिटी चल रहा है। दोनों कोलाइड किए, कोलिजन के बाद इधर चलेंगे, तो कह रहा है कि कितना लॉस करेगा। तो ये देखिए जब दो बॉडी परपेंडिकुलर चलती हैं तो उनका लॉस ऑफ एनर्जी होता है हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये देखो u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या हो जाएगी, इनिशियल हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ठीक है, इनटू 100। तो ये देखिए अगर दो बॉडी इनइलास्टिकली, परफेक्टली इनइलास्टिकली अगर स्ट्राइक कर रहे हैं और परपेंडिकुलरली, तो यहां पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्लास में हमने बताया है हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, ये बताया है। और इनिशियल कितना होगा, हाफ m1 u1 का स्क्वायर। देखिए इनिशियल कितना होगा, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। ये देखिए ये फ्रैक्शनल होगा। अब m1 m2 सबकी वैल्यू रख दीजिए। देखिए m1 की वैल्यू m है, m2 की वैल्यू कितनी है 2m है, u1 u2 की वैल्यू रखी पता ही है, सबको रख देंगे तो आंसर 56% के आसपास आएगा। किसके आसपास आएगा, 56%। 12 के बाद 13 पे चलते हैं बेटा। 13 क्या करा है, दो बॉडीज हैं, मास देखो कितना दिया है 1 kg, और ये कितना दिया है 3 kg है। पॉजिटिव वेक्टर कितना, देखिए पॉजिटिव वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ये द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम विल बी। तो क्या होगा इसके लिए, RCM इक्वल टू आपको क्या करना पड़ेगा, m1 r1। देखिएगा आपके सिलेबस में पोजीशन है, हाँ नए वाले सिलेबस में तो पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब कुछ मत करिए, m1 r1 रख दीजिए, आराम से जोड़ दीजिए, आ जाएगा ये वाला, ठीक है। 13 के बाद 14 क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सर्कुलर डिस्क x ऑफ रेडियस r मेड फ्रॉम आयरन प्लेट ऑफ थिकनेस t, ठीक है, सर्कुलर डिस्क है। एंड अनदर डिस्क y ऑफ रेडियस 4r मेड फ्रॉम आयरन प्लेट ऑफ थिकनेस t/4, थिकनेस t/4। देन द रिलेशन बिटवीन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बेटा, Ix इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर, क्या हो जाएगा हाफ mr स्क्वायर, ठीक है, हाफ mr स्क्वायर। मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, मास क्या होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम हो जाएगा इसका पाई r स्क्वायर t, ठीक है, ये r स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा हाफ पाई r पे 4 t आ गया। ये देखिए r पे 4 t आ गया। अब क्या कहा जा रहा है, दूसरे वाले का अनदर डिस्क का रेडियस कितना है 4r है। देखो अनदर डिस्क का रेडियस कितना है, यानी IY क्या दिया गया है, IY दिया है हाफ पाई 4r, 4r पावर 4 कितना हो गया, थिकनेस कितना है, थिकनेस t/4 है। देखिए थिकनेस t/4 है, तो एक 4 कट जाएगा, 4 पे क्यूब बचेगा, 4 पे क्यूब का मतलब क्या हो गया, 4 चौके 16 चौके 64, यानी क्या कहने का मतलब है Ix अपॉन IY इक्वल टू 1/64, 1/64, या IY इक्वल टू कितना हो गया, IY इक्वल टू 64 Ix, IY इक्वल टू 64 कितना हो गया Ix, IY इक्वल टू 64 Ix। है कोई, एकदम है, ठीक है। देखिएगा सब क्वेश्चन एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सब आ सकते हैं भैया, हाँ इसी तरह का आ सकता है। 15 देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, देखो स्टेटमेंट फर्स्ट, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड गुड फॉर, ठीक है, गुड फॉर एनी पेयर ऑफ बॉडी इन द यूनिवर्स। सही बात है, आप जानते हैं कि भैया ग्रेविटेशनल फोर्स पे मीडियम का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो सूरज चांद सितारे हम आप कहीं भी हैं यूनिवर्स में, सबके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, बस ये वीक होता है। अब ये कहिए कि सर आपके और हमारे बीच में लग रहा है और के बीच में लग रहा है, क्यों अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, अरे भैया वीक फोर्स है, क्या है, वीक फोर्स है, ठीक। और उसके लिए मास बहुत ज्यादा होगा, जैसे सितारों का मास होता है, तब जाके उसमें अट्रैक्शन फील होता है। तो यहां पर क्या है, सही है। दूसरा क्या करा, वेट ऑफ एनी पर्सन बिकम जीरो व्हेन द पर्सन एट द सेंटर ऑफ अर्थ। सही बात है, सेंटर पे ग्रेविटी क्या होती है, जीरो, अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी जीरो होती है, तो उसका वेट क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका ए वाला सही है। कौन सा सही है, ए। फिर चलते हैं बी, देखिए 16 क्या करा है, एन एल्युमिनियम रॉड विथ यंग मॉडुलस इतना, गोज इलास्टिक स्ट्रेन इतना, द एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन द रॉड इन SI यूनिट, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बता एनर्जी यूनिट पर यूनिट क्या होती है, हाफ यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का क्या होती है, होल स्क्वायर। तो ये देखिए y यंग मॉडुलस कितना दिया है 7 × 10⁻10, स्ट्रेन कितना दिया है 0.04/100 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा C, ठीक है। 17 पे चलते हैं। 17 क्या करा है,
देखना अच्छे क्वेश्चन है, सब छोटे छोटे फार्मूले वाले क्वेश्चन हैं जो मैंने उठाया है। जेई का, नीट का, एनसीईआरटी का, यही पेपर इधर बेटा 6-7 पेपर, कम से कम 8 पेपर चलेगा, ताकि इधर इस वीक में आप 8-10 दिनों में कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़े। खाली जेई का प्रीवियस ईयर लगाएं, खाली नीट का प्रीवियस ईयर लगाएं, और जेई में 2023 पे ज्यादा फोकस करिए और 2010 से लेके पीछे 2002 तक। जेई में क्या फोकस करिए, 2023, 2024, 2023, 2024 और 2010 से लेके क्या 2002 तक। मतलब जेई में क्या फोकस करना है, देख लो जेई में, ठीक है, ज्यादा नहीं फोकस करना है। 2023, 2024, सुन लो 2024, और उधर 2002 से लेके 2010 तक। बाकी बीच के क्वेश्चन थोड़े टफ हैं। इधर जो 2023-24 के क्वेश्चन बड़े शानदार क्वेश्चन हैं, एकदम प्योर एनसीईआरटी से हैं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। उसको जरूर लगाएं, और जरूर लगाएं, देखिए लाभ मिलेगा। लाभ क्या, डिट्टो मिलेगा, ठीक है, वही लाभ है। तो अब क्या कहा जा रहा है इसमें बेटा, मरकरी ड्रॉप ऑफ रेडियस इतना 10⁻³ मीटर इज ब्रोकन इनटू 125 इक्वल साइज, 125 इक्वल साइज ड्रॉपलेट, सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी जितना, द गेन इन सरफेस एनर्जी, गेन इन सरफेस एनर्जी। तो आपको पता होगा गेन इन सरफेस एनर्जी क्या होता है, W इक्वल टू, इसके लिए क्लास में हमने फार्मूला बताया था। ये देखिए ये कौन सा होता है, ये अगर सोप बबल है तो एक सरफेस, 2 सरफेस होगा, और मरकरी है तो एक। अब इसके लिए हमने कहा था कि याद रखिएगा T4 पाई r², बड़े वाले का, और n पे 1/3 - 1, ये हमने कहा था, इसको याद रखना। अगर याद रख लोगे तो अच्छी बात है। सोप बबल है तो यही 8 हो जाएगा, सोप बबल है तो 8 हो जाएगा। तो T × 4 पाई r², n पे 1/3 - 1, n पे 1/3 - 1, 1 पे n/3 - 1, T पता है, R पता है, n पता है, सब कुछ रख दो, आ जाएगा। जो है उसको याद करिए। चलिए भाई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन, थर्मल द ग्राफ बिटवीन 2 टेम्परेचर स्केल P एंड Q। ये देखिए ये किसका ग्राफ है, ये आपको देख के फील हो रहा होगा, y = mx + c का ग्राफ है। देखिए y = mx + c का ग्राफ है, ठीक है ना, y = mx + c, यानी y = mx + c। y क्या है, Tp, x क्या है, TQ वाला इधर वाला, अब +c। अब देखिए Tp क्या है, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए इसका स्लोप क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 150 अपॉन कितना हो गया, 100, ये TQ। अब +c, इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट ये कटा हुआ भाग, ये कटा हुआ भाग कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए 30 कैसे, यहां से यहां तक 150 है, यहां से यहां तक 180 है, तो ये बताओ कितना हो गया, 30। अब सॉल्व कर दीजिए, अरेंज कर दीजिए इसी को। अरेंज कैसे करेंगे, अरेंज करेंगे 100, पहले एलसीएम तो ले लें, कैसे अरेंज, पहले 30 को इधर कर लें, TP - 30, 150 को इधर कर दें, और TQ भाई कितना हो गया, 100, बस हो गया, अरेंज हो गया। ठीक है, सिंपल सिंपल सब एक लाइन के क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो 19 क्या है, 200 ग्राम वाटर इज हीटेड फ्रॉम 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो 40 से कहां तक, इग्नोरिंग द, क्या इग्नोर कर रहा है, इग्नोरिंग द स्लाइट एक्सपेंशन ऑफ वाटर, स्लाइट एक्सपेंशन ऑफ वाटर, द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी इज क्लोज टू। तो ये बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो यहां इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, मतलब एक्सपेंशन, स्लाइट एक्सपेंशन है, स्लाइट एक्सपेंशन के केस में वर्क डन 0 हो जाएगा। तो डेल्टा U = किसके बराबर होगा, डेल्टा Q। और डेल्टा Q होता क्या, mc डेल्टा T, यही ना होता है। अब बताओ यम कितना दिया है, यम कुछ दिया होगा 200 ग्राम इंटू 10⁻³ करो, C दिया होगा, C कितना है 4184, और ये देखो कितना दिया है 20 दिया है। सबको सॉल्व कर लो, डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। 19 के बाद 20 चलते हैं। देखो भाई क्या कर रहा है, 20 कर रहा है द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये देखो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कर रहा है क्या, x = a cos, सॉरी एक sin ω_t का है, ये sin ω_t का है। देखिए डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या है, x = मतलब ये जब ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो sin ω_t होता है। अब कह रहा पोटेंशियल एनर्जी और टाइम, तो ये बताओ बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है U = ½ kx², क्या होता है, या पोटेंशियल एनर्जी = देखिए ½ kx कितना है, a² sin² ω_t। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी और टाइम के बीच sin² का ग्राफ होगा, और sin² का ग्राफ कौन सा है, डी वाला है, sin² का ग्राफ कौन सा है, डी वाला है। 20 के बाद 21 पे चलते हैं, क्या करा है, द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ वेव ट्रेवलिंग इन द x डायरेक्शन। ये देखिए ये दिया है, तो अब y = इसका कंपेयर किससे करेंगे, a sin ω_t - kx + phi से। तो कह रहा वेव वेलोसिटी बताइए, तो ये बताइए ओमेगा की वैल्यू कितनी है 600, के की वैल्यू कितनी है 2, ये बताओ वेव वेलोसिटी v होता कितना है, ω/k, ω/k का मतलब कितना हो गया 300, कितना हो गया 300। ठीक है, 21 के बाद चलते हैं 22 पे। ठीक है, 22 क्या कर रहा है, 10 माइक्रो कूलम है
दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, कह रहा है किन के बीच मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो देख लीजिए, जिसमें भाई फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, तो जिसमें प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज्यादा होगा उसमें, इसमें प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कितना हो रहा है 9, इसमें प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कितना हो रहा है 16, इसमें प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कितना हो रहा है 21, इसमें प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कितना हो रहा है 25। इसका मतलब किसमें ज्यादा होगा, डी में। जिसमें प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज्यादा होगा उसमें मैक्सिमम फोर्स होगा, ये ध्यान रखना। या इस चीज को ऐसे भी याद रखना, किसी भी चार्ज को दो बराबर टुकड़ों में अगर बांट देते हैं तो उनके बीच मैक्सिमम फोर्स लगता है। क्या लगता है, मैक्सिमम फोर्स लगता है। 22 के बाद 23 क्वेश्चन पे चलते हैं। आओ, 23 क्वेश्चन कर रहा है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर टू चार्ज में इंक्रीज। तो ये बताओ, डिस्टेंस घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आर स्क्वायर। डिस्टेंस घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, सही कह रहा है। स्टेटमेंट सेकंड, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द बाइपोल विल नॉट जीरो। सही बात है, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख दें तो उस पर QEN और QE2 फोर्स लगेगा और वो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएगा, तो नेट फोर्स वहां पे क्या होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, ठीक है ना, दोनों सही हैं। फिर चलते हैं 24 क्वेश्चन क्या कहा रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज द लेवल एट द असर्शन रीजन, two metallic sphere are charged to the same potential, one of them are hollow and another is solid and both have the same radius, solid sphere will have lower charge density। नहीं भैया, अगर दोनों का रेडियस समान होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया होता है, तो दोनों पे समान होगा, लेकिन ऐसा कुछ कह नहीं रहा है, तो इसीलिए पहला वाला क्या है, फॉल्स। रीजन, कैपेसिटेंस ऑफ मेटालिक स्फीयर डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ स्फीयर, सही बात कर रहा है। C इक्वल टू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो देखो रेडियस पे डिपेंड करता है कि नहीं डिपेंड करता है, तो असर्शन गलत है, रीजन सही है। 25 क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सेटअप एज शोन इन द फिगर, सेटअप एज शोन इन फिगर, ये देखिए सेटअप शोन इन द फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q हैविंग अ चार्ज इक्वल टू द सम ऑफ द चार्ज ऑन द 4 माइक्रोफैरड एंड 9 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स एट ए पॉइंट डिस्टेंस 30 मीटर। तो सबसे पहले हमको इस पे और इस पे चार्ज निकालना पड़ेगा, तो चार्ज हम बांट लें जरा, ये देखो 8 वोल्ट, इस पे कितना होगा 8 वोल्ट, चलो इस पे भी 8 वोल्ट होगा, देख लो ये क्या है 4 माइक्रोफैरड है और ये क्या है, दोनों पैरेलल हैं, 9 और 3 पैरेलल में कितना हो जाएगा 12 माइक्रोफैरड। चलिए कितना है भैया 8 वोल्ट है, चार्ज निकालते हैं, इस पे चार्ज पहले सबसे निकालते हैं, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होता है। चार्ज निकालना, पहले पोटेंशियल निकाल लिया जाए, इस पे पोटेंशियल कितना होगा जरा देख लो, 8 वोल्ट है इसमें, ठीक है, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, इसका मतलब इस पे पोटेंशियल क्या होगा 8 इंटू ये 12 अपॉन 12 4 16, तो 8 से 2 बार गया 2 6, मतलब इस पे 6 वोल्ट होगा, कितना वोल्ट होगा 6, इस पे 6 वोल्ट होगा तो इस पे कितना होगा 2 वोल्ट। देखिए सब कुछ आ गया, इस पे कितना पोटेंशियल आ गया 2 वोल्ट आ गया, इस पे कितना आ गया 2 वोल्ट आ गया, इस पे कितना आ गया 6 वोल्ट आ गया कि नहीं। देखिए इस पे 6 वोल्ट, अब क्या है इस पे आप चार्ज निकाल सकते हैं, बोलिए इस पे चार्ज कितना हो गया 24 माइक्रोकूलम, इस पे चार्ज कितना हो गया, बोलिए इस पे चार्ज हो गया Q2 इक्वल टू 18 माइक्रोकूलम। अब देखो इन दोनों के सम के कारण, इन दोनों के सम के कारण, इन दोनों के सम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा 30 मीटर पे के Q1 प्लस Q2 अपॉन कितने डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे R का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर R का स्क्वायर, R कितना है 30, ठीक है, K कितना है 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 प्लस Q2 कितना है 24 और 18 24 कितना होता है 24 18 42, 8 4 12, हाँ 42, देख लेना 42 इंटू 10 पावर माइनस 6, और ये 3 कितना हो गया 900, ठीक है 3 900, तो ये कितना आ जाएगा 420 न्यूटन पर कूलम। ठीक, तो ये देखिए द रेजिस्टिविटी कैसा होता है रो और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ, ये वाला हो गया, ठीक है। डी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव, एकदम सही कह रहा है, हमने आपको क्लास में कई बार बताया है व्हीटस्टोन ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव कब होता है, जब उसके रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के होते हैं, किसके होते हैं सेम ऑर्डर के होते हैं, ठीक है। तो फॉल्स कौन है, इन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज द सेल एंड गैलोमीटर आर एक्सचेंज, नल पॉइंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एकदम सही कह रहा है। तीसरा, रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज पोटेंशियल डिवाइडर, नहीं पोटेंशियल डिवाइडर नहीं, करंट डिवाइडर के लिए, किसके लिए करंट डिवाइडर के लिए, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये जो गलत है वही यहाँ सही है, जो गलत है यहाँ वही सही है, ठीक है ना। फिर चलते हैं 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 क्वेश्चन, एन एलिवेटर कैन गो अप और डाउन
with a uniform speed when its weight is balanced with the tension of its cable, टेंशन ऑफ इट्स केबल। तो सही बात है, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है ऊपर तो नीचे जा रहा है, T इक्वल टू क्या होगा mg। तो देखो टेंशन इसके वेट से बैलेंस है, एकदम सही कह रहा है, बहुत सही कह रहा है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट मोर देन वेट व्हेन द एलिवेटर गोज डाउन विथ इंक्रीजिंग स्पीड। देखिए जब नीचे जाता है तो T इक्वल टू एम जी माइनस कितना होता है ए। तो बताइए क्या ये टेंशन इससे कम होगा किससे ज्यादा होगा, इससे कम होगा। और ये नालायक क्या कह रहा है, मतलब नालायक का मतलब क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, ये ज्यादा कह रहा है, तो इसका मतलब गलत है। ठीक है, 29 क्या कह रहा है भैया, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडरगोइंग। ये बताइए टाइम पीरियड कितना होता है, T इक्वल टू, टाइम पीरियड होता है T इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होता है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होता है। तो इसका मतलब टाइम पीरियड जो है वह किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है ना। 29 के बाद देखिए 30 क्या कर रहा भैया, 30 कर रहा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखिए भैया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से पक्का क्वेश्चन इस साल आएगा, ध्यान दीजिए, और इसी पैटर्न का आएगा। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज 150 इक्वल डिवीजन, कितना डिवीजन है, 150 डिवीजन है। करंट सेंसिटिविटी 10 डिवीजन और वोल्टेज सेंसिटिविटी इतना। तो बेटा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकाल लो, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, जी इक्वल टू आई जी अपॉन वी जी, आई जी अपॉन वी जी। आई जी कितना 10/2 यानी 5 ओम हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पर डिवीजन 1 वोल्ट रीड कर रहा है। ठीक है, पर डिवीजन, तो पर डिवीजन कर रहा है, पूरा वोल्टेज कितना हो जाएगा 150 इंटू 1 यानी 150। आईजी कितना हो जाएगा, आईजी क्या हो जाएगा, ये देखिए 150 इक्वल डिवीजन है, 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर है। तो इसका मतलब वो कितना हो जाएगा 15 इंटू 10 पावर -3 हो जाएगा, 15 इंटू 10 पावर -3 आईजी हो गया। अब आपके पास V इक्वल टू क्या है, आई जी जी प्लस आर, इन है V कितना है 15, आई जी कितना है 15 इंटू 10 पावर -3, G कितना है 5 R। तो ये देखिए भैया G 5 प्लस R इक्वल टू क्या है, इतना एक चीज गड़बड़ हो गया क्या, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक चीज कहीं गड़बड़ हो रहा है, कैलकुलेशन में गड़बड़ है, देख लेना कहाँ गड़बड़ हो गया भाई। कहीं कैलकुलेशन में, क्योंकि हमारा 1000 आ रहा है, यहाँ क्या आना चाहिए 10,000 आना चाहिए। ठीक है ना, तो देख लेना ही कोई कैलकुलेशन में है, कहीं गड़बड़ हो गया होगा। ठीक है, तो ये 10,000 हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 5 प्लस कितना हो जाएगा R, ये R इक्वल टू कितना हो गया 9,995, बी वाला ऑप्शन। ठीक है भाई। 31 देख लीजिए क्या कर रहा है, 31 कर रहा है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी, इंडक्शन बी है, wire from the semicircle radius r rotates about the diameter of circle with angular frequency omega, the axis of rotation perpendicular to the field, if the total resistance of circuit r then mean power generated per period of rotation is। तो देखो पहली बात मीन पावर होता क्या है, मीन पावर होता है P इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 2r होता है, ई स्क्वायर बाई कितना होता है 2r, ये मीन पावर होता है, या पावर P E कितना होता है एन बी ए ओमेगा 2r। ये बताइए एन क्या है 1, बी बी है, एरिया क्या है सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का मतलब पाई R स्क्वायर बाई 2 और ये ओमेगा, और यहाँ 2 रहेगा ये 2r। चलो स्क्वायर चलेगा, 2 को बाहर कर लीजिए, 2 को बाहर कर लेंगे 4 हो जाएगा, यानी बी पाई R स्क्वायर ओमेगा 4 दूनी 8r। ये आपका आंसर आ गया। कौन सा आंसर आएगा 31 में। हमेशा ध्यान देना एवरेज पावर ई स्क्वायर बाई 2r, हाँ एवरेज पावर में ई स्क्वायर बाई 2r लेना, नहीं तो फंस जाओगे। 32 क्या कर रहा है भैया, 32 देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन 32 सी जो कह रहा है 32 कह रहा है कि फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योर रेजिस्टिव। तो आप जानते हैं कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। ये देखिए करंट भी अगर ऐसे होता है तो वोल्टेज भी ऐसे होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, दोनों फेज डिफरेंस 0 है। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में ये देखिए अगर करंट ये है तो वोल्टेज लीड करता है, हाँ प्योर इंडक्टिव में, तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, बी का हो जाएगा वोल्टेज, करंट लैग्स वोल्टेज, मतलब वोल्टेज लीड करता है तो इसका मतलब करंट पीछे होगा π/2। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योर कैपेसिटर सर्किट, तो प्योर कैपेसिटर सर्किट में वोल्टेज जो है वह लैग करता है या करंट लीड करती है π/2, तो इसका ये हो जाएगा। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एलसीआर सीरीज सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट में 10 फाइ इक्वल टू, देखिए 10 फाइ इक्वल टू क्या होता है XC माइनस XL अपॉन R होता है, तो इसका मतलब डी का कौन सा हो जाएगा फोर्थ, तो कौन हो गया सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना।
फिर क्या करा बेटा, देखिए फॉर प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फॉर प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन द जेड डायरेक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ फील्ड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में हो रही है। तो याद रखिएगा, ठीक है, आपको पता है कि E क्रॉस बी पैरेलल टू क्या होता है, V। तो इन सारे ऑप्शनों में जिसका क्रॉस प्रोडक्ट के आ जाएगा वह सही होगा, जिसका क्रॉस प्रोडक्ट के आ जाएगा। तो देख लो किसका क्रॉस प्रोडक्ट के आ रहा है, I क्रॉस I 0 आ गया, I क्रॉस J माइनस के आ गया, J क्रॉस I कितना आ गया, ये देखिए J क्रॉस I कितना आ गया, I J के, J क्रॉस I माइनस के आ गया, -4 के कैप। ठीक है, तो ये देखिए माइनस में आ रहा है, ये नहीं है। दूसरा देखते हैं, I क्रॉस I क्या हो गया, 0 हो गया, I क्रॉस J कितना हो जाएगा, 2 2 4 के हो गया। और ये देखो J क्रॉस I माइनस के का मतलब +9 के हो गया, तो 9 4 कितना हो गया, 13 के कैप। तो आप देख रहे हैं कि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये E है, ये B है, ये के कैप के दिशा में आ रहा है। इसका मतलब E क्रॉस B पैरेलल टू V है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ, दूसरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। 33 के बाद 34 चलते हैं भैया। 34 कह रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव विथ वेवलेंथ λ1 एंड फ्रीक्वेंसी ν1, फ्रीक्वेंसी क्या दिया है, ν1, इन एयर एंटर्स अनदर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, देन द वेवलेंथ λ2 एंड फ्रीक्वेंसी ν2 ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो एक बात याद रखिएगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, तो या तो ए सही होगा या तो बी। अब वेवलेंथ क्या होता है, जरा इसको देख लो, ये क्या होता है, µ1 sin I इक्वल टू µ2 sin R होता है। ये देखिए µ1 क्या हो जाएगा, 1/λ1 sin I कितना है, sin I है 45, और ये क्या हो जाएगा, µ2 1/λ2। आप जानते हैं ना, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, और sin R sin कितना हो जाएगा 30। अब देखिए 1/λ1 sin 45 कितना, 1/√2 है, 1/λ2 sin 30 कितना है, 1/2 है। तो बताइए क्या रिलेशन आ जाएगा, बहुत अच्छा रिलेशन आएगा, क्या जाएगा, हाँ λ2 इक्वल टू 1/√2 λ1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी। ये 34 हो गया। 35 पे चलते हैं। 35 देखिए क्या करा, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड एज शोन इन द फिगर। देखिए VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड शोन, फाइंड द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड टू रिवर्स बाइस रेजिस्टेंसेस। फॉरवर्ड टू रिवर्स बाइस रेजिस्टेंस का रेशियो आपको बताना है। तो देखो बेटा, फॉरवर्ड टू रिवर्स बाइस ऑफ रेजिस्टेंस का आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है। फॉरवर्ड टू रिवर्स बाइस रेजिस्टेंस का रेशियो बताना है। तो देखो क्या करोगे इसमें, फॉरवर्ड टू रिवर्स बाइस रेजिस्टेंस का आपको रेशियो बताना है। तो देख लीजिए, फॉरवर्ड टू रिवर्स बाइस रेजिस्टेंस, तो यहां पे क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस में देख लो, फॉरवर्ड बाइस में देखो रेजिस्टेंस कितना होगा, डेल्टा V। 0.8 में से 0.7 गया, 0.1। अब करंट 20 में से 10 गया, 10 इंटू 10⁻⁻ क्या होगा, 3। अब देखो रिवर्स बाइस में RD इक्वल टू क्या होगा, चेंज ऑफ वोल्टेज कितना हो जाएगा, 10, और ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁶। तो इन दोनों का रेशियो बता दीजिए, R1/R2 का कितना आ जाएगा, 10⁻�6 आ जाएगा। 35 के बाद ये देखिए 36 क्या करा, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन लेवल एज द असर्शन एंड अदर लेवल एज रीजन। पहला कह रहा कि क्या टाइम पीरियड का ये फार्मूला है करेक्टली, अगर आप डायमेंशनली चेक करेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं आएगा, आपस में बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब गलत है। यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस वी गेट RHS हैविंग डिफरेंट डायमेंशन देन दैट ऑफ ए टाइम पीरियड। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस को इसको सही कर सकते हैं। कैसे, ये जानते होंगे, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो पे R पे B, S पे C। अब इसको डिराइव कर सकते हैं, तो इसका मतलब असर्शन गलत है, रीजन क्या है, सही है। फिर देखिए 36 के बाद 37 क्या कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट मूव विथ स्पीड v1 v2 v3। देखिए v1 v2 v3 से मूव कर रहा है, करा AB BC CD बराबर AD बराबर है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या जानते हैं, मान लीजिए ये x है, ये x है, ये x है, इसमें टाइम t1 लगा, इसमें टाइम t2 लगा, इसमें टाइम t3 लगा। बोलिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, x, ये क्या हो जाएगा, x। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन नहीं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, x/v1 प्लस x/v2 प्लस x/v3। सब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो v वाला आ जाएगा। 37 के बाद 38 क्या कर रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। 38 क्या कर रहा है बेटा, 38 कर रहा है कि a इक्वल टू I कैप प्लस J कैप। देखिए a इक्वल टू कितना है, I कैप प्लस J कैप।
बी इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप। ये देखिए बी इक्वल टू कितना है 2i कैप माइनस जे कैप। बी इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप। द मैग्नीट्यूड ऑफ कोप्लेनर वेक्टर सच दैट a डॉट डी सी b डॉट सी a डॉट b इज गिवन बाई। ठीक है, तो आपको एक तीसरा वेक्टर मानना पड़ेगा जो उसी प्लेन में है। तीसरा वेक्टर c इक्वल टू मान लेते हैं क्या ai कैप प्लस b जे कैप। चूंकि कोप्लानर है तो इसी प्लेन में हमने i कैप जे कैप माना। अब देखिए a डॉट सी बराबर है तो a डॉट सी पहले निकाल लेते हैं। बताइए a डॉट सी कितना आएगा, a डॉट सी a प्लस बी आ जाएगा। फिर हम क्या निकाल लेते हैं b डॉट सी निकाल लेते हैं। b डॉट सी क्या आएगा 2a माइनस बी आ जाएगा। फिर हम क्या निकाल लेते हैं a डॉट बी। a डॉट बी कितना आएगा, a डॉट बी देखिए 2 माइनस से 1 जाए 1। अब देखो दो इक्वेशन बनेंगे। दो इक्वेशन का मतलब एक इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 1, एक इक्वेशन है 2a माइनस बी इक्वल टू 1। इन दोनों को कट कर दो। 3a इक्वल टू कितना हो गया 2, या a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। देखिए a इक्वल टू कितना हो गया 2/3। a की वैल्यू रख दीजिए, b की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 2/3 यानी 1/3। अब देखिए c आ गया, c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई, देखिए c की वैल्यू आ गई कितना 2/3 i कैप। अब b कितना है 1/3 j कैप। ये बताओ c का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट में 2/3 का होल स्क्वायर और प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो कौन सा आएगा p। ठीक ना भाई। तो उसके बाद 38 के बाद 39 देखिए क्या कर रहा है, टाइम डिपेंडेंट फोर्स F इक्वल टू 60 दिया है। देखिए F इक्वल टू 60 एक्ट्स ऑन द पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, एक्ट्स ऑन द पार्टिकल ऑफ मास 1 kg। देखिएगा 1 kg है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 सेकेंड। तो आपको क्या निकालना है वर्क डन। ठीक है, वर्क डन निकालना है। चलिए आप क्या करिए वर्क डन के लिए, देखिए F दिया है, F को आप क्या लिख सकते हैं m dv/dt लिख लीजिए और 60 m 1 kg है तो ये देखो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv इक्वल टू 60 dt। चलिए यहां से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्या जाएगा वेलोसिटी, v का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा v 6t²/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3। देख लीजिए वेलोसिटी कितनी हो गई 3 हो गई। अब आपको वर्क डन निकालना है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ m v का स्क्वायर। हाफ m कितना है 1, v कितना है 9, 9 का मतलब क्या हो जाएगा 4.5 जूल। ये देखिए आ गया। ठीक है, फिर क्या करा है इसमें 40 में एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। द फोर्स एक्टिंग ऑन प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हाँ सही बोल रहा है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, सही बोल रहा है। फोर्स एक्टिंग ऑन प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, ना इनवर्सली नहीं डायरेक्टली होता है, गलत है। सेंटीमीटर फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सन, नहीं भाई टुवर्ड्स द सन होता है, ये भी गलत। स्क्वायर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल बाहर होता है। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इवोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, हाँ सही कहा है। इसका मतलब कौन सही है, ए और डी सही है, ए और डी सही है। 40 के बाद 41 चलते हैं। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस, स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन गैस। तो ये देखो v इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट गामा RT/, क्या होता है m, गामा RT/m होता है। इसका मतलब v1/v2 इक्वल टू क्या होगा m/2 अपॉन mH2 का रेशियो। दोनों डायटोमिक है, गामा सबका सेम होगा। MOH2 कितना हो जाता है भैया, MOH2 हो गया आ जाओ, MOH2 कितना होगा 32, MH2 कितना हो गया ये 2 हो गया 16, 4/1, 4/1 का मतलब D। 41 के बाद 42 चलते हैं। 2 पॉइंट चार्ज प्लस 8q माइनस 2q आर लोकेट एट x इक्वल टू 0। देखिए x इक्वल टू 0 पे 8q है और ये देखिए इस पे कितना है -2q है। कहा जा रहा है कि पोजीशन बताइए जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसका मतलब हमको यहां से यल पूछ रहा है, यल प्लस x पूछ रहा है। तो यल प्लस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके लिए शॉर्टकट हमने फार्मूला बताया था √q1 यल अपॉन √q1 माइनस √q2 का मॉड वैल्यू। याद करिए हम न्यूट्रल पॉइंट के लिए कहां देखेंगे, टुवर्ड्स लेस मैग्नीट्यूड, मतलब अगर प्लस है और माइनस है तो इसका न्यूट्रल पॉइंट बाहर मिलेगा और किधर टुवर्ड्स लेस मैग्नीट्यूड। तो √q1 कितना हो जाएगा √8q यल अपॉन √8q, माइनस साइन मत लेना, √2q, 2 कॉमन हो गया तो ये 4 का क्या हो जाएगा 2l, ये 2 में से 1 गया कितना बचा एक यानी 2l। ठीक है भैया, आप पोजीशन यहां से लीजिएगा, पोजीशन ऑरिजिन यहां से नहीं लेना है, यहां से लेना है, तो 2l हो गया। 42 के बाद 43 चलते हैं बेटा। क्या करा द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना,
लेंथ डबल, एरिया क्रॉस सेक्शन लेंथ सेम बट डबल द एरिया, अप्लाइड वोल्टेज रिमेन सेम, द न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम दो तरह से देख सकते हैं, एक वीडी इक्वल टू देखो एक फार्मूला ई बाई एम टाउ देख सकते हैं। तो ई क्या होता है, वी बाई एल। तो देखिए अगर कांस्टेंट पोटेंशियल है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा इससे देख सकते हैं आई इक्वल टू एन ई ए बी डी, आई क्या होता है वी बाई आर, आर क्या होता है रो एल बाई ए। तो देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ए कट गया, तो ये कट गया तो इसका मतलब देख रहे हो एरिया से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है, लेकिन कब, जब पोटेंशियल कांस्टेंट है। लेकिन बेटा देखना बहुत लोगों का गलत हुआ होगा, ठीक है, जब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो नोट कर लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया से इंडिपेंडेंट होती। हाँ अगर पोटेंशियल वेरी कर रहा है तो भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए आ जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए डी होगा। देखना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 43 के बाद 44 चलते हैं। A long conductor separated by distance d, long conductor है separated by distance d, carry current I1 I2 in the same direction, they exert a force F on each other, now the current in one of them is increased to 2 times and its direction is reverse direction is reverse, the distance is also increased to 3d, the new value of the force between them is, नई वैल्यू आपको उनके बीच का बताना है, नए फोर्स की वैल्यू आपको बतानी है कि नए फोर्स की वैल्यू क्या होगी, न्यू वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन देम, उन दोनों के बीच की नई वैल्यू बतानी है। तो फिर वही काम है, दो पैरेलल वायरों के बीच का फोर्स क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 यल बाई कितना होता है R, ठीक है। नाउ द करंट इन वन देम इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स, ठीक है, करंट एक में इंक्रीज हो गया, चलो एफ डैश इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई करंट मान लो 2I1 हो गया, डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो फोर्स उल्टा हो जाएगा, और ये कितना हो गया, और डिस्टेंस कितनी हो गई 3d, डिस्टेंस कितनी हो गई, हाँ 3d हो गई, देखिए डिस्टेंस 3d हो गई। अब ये फोर्स इस फोर्स का उल्टा हो जाएगा, अगर ये रिपल्सिव रहा होगा तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, ये अट्रैक्टिव रहा होगा तो रिपल्सिव हो जाएगा। तो अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो एफ डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2f बाई 3, -2f बाई 3। 44 क्या कह रहा है भैया, ये देखिए 45 कह रहा है, ठीक है, कि फॉर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस काई जो होता है, काई इज मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए देखिए काई लाइज बिटवीन -1 एंड 0, सही कह रहा है। स्टेटमेंट सेकंड, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टेंड टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट, सही बात है, स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की तरफ चलते हैं, बाकी पैरा और फेरो वीकर से स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो दोनों सही बोल रहा है। 45 के बाद 46 देखो क्या कर रहा है, 46 कर रहा है, ये लिस्ट है, इसमें कौन कौन क्या है खोजा है, तो बताओ माइक्रोवेव कहां से आया हुआ है, माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव जो है ये आपका ये क्लिस्ट्रॉन ट्यूब, गामा रेज क्या भैया, रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो वेव कहां से है भैया, रेडियो वेव रैपिड एक्सेलेरेशन डी एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सरे इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो इसको मिला लीजिएगा, सब छोटे छोटे क्वेश्चन। 46 के बाद 47 क्वेश्चन क्या करा है, ए मोनो एटॉमिक लाइट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सर्टेन एंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, प्रिज्म एंड सफर इक्विलेटरल, इसका मतलब ए क्या होगा, प्रिज्म एंगल कितना है 60 है, आर कितना होगा 60/2 30, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इतना देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब देखिए इस फेस पे आप बनाएंगे, आर तो पता ही हो गया है, आर 30 डिग्री है, ये देखिए आई बनाएंगे तो भाई दौड़ा बना लीजिए, 1 sin i इक्वल टू म्यू कितना है √3 sin 30, स्नेल्स लॉ लगाएं, अभी देखिए √3/2 ये 1/2 यानी कितना हो गया इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वल टू कितना हो गया 60। 47 के बाद 48 देखिए क्या कर रहा है, लाइट हुज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर कंप्लीटली रिमूव बाय यूजिंग ए गुड पोलराइड, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को भी हटा दे रहे हैं, बहुत सही। अलाउड टू इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्रिज्म एट ब्रूस्टर एंगल, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर द फिनोमिना रिलेटेड टू द प्रिज्म, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे विल बिकम, पहली बात भैया प्रिज्म में रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है, तो ये गलत बोल रहा है, वे विल प्रोपेगेट अलोंग द सरफेस ऑफ प्रिज्म, गलत बोल रहा, नो रिफ्रैक्शन, नहीं रिफ्लेक्शन होगा, विल बी टोटल रिफ्लेक्शन, एकदम गलत, ठीक है, डी वाला सही होगा, नो रिफ्लेक्शन एंड देयर विल बी टोटल ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, केवल लाइट का ट्रांसमिशन होगा, तो डी वाला सही है इसमें। फिर क्या करा 48 के बाद 49 देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, इफ ईच डायोड हैज फॉरवर्ड बाइस, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, ईच डायोड हैज फॉरवर्ड बाइस रेजिस्टेंस 25 ओम, मतलब फॉरवर्ड बाइट में 25 ओम है, बाकी तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, देखिए ये इनफाइनाइट का है, ठीक है, ये कितना है 25 ओम, क्यों, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस है, ये भी फॉरवर्ड बाइस है, ये रिवर्स बाइस है,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अब देख लो भैया किसका किसका रेशियो पूछ रहा है, I1 I2 I3 इस सब का रेशियो पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले I1 I2 का रेशियो निकाल लेते हैं। चलो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ, ये खत्म हो गया, इसमें तो कोई करंट नहीं जाएगी, खत्म कहानी इनकी। तो अब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 125 और 25 150, 125 और 25 150, 150 पैरेलल में कितना हो जाएगा, देखो 150 और 150 पैरेलल में 150 और 75 75 और 25 सीरीज में कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब I1 कितना हो जाएगा, ये देखो I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा 5/5/5/100 यानी 1/20, 1/20। अब यहां से करंट का डिवीजन होगा, करंट का डिवीजन चाहो तो कर दो, इसमें देखो करंट कितनी है, हाँ करंट का डिवीजन कर दो। I2 निकालना है तो I2 इक्वल टू क्या होगा, ये बताओ I2 इक्वल टू I1, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो कोई बात नहीं, दोनों रेजिस्टेंस समान हैं, तो 150 अपॉन 150, 150 कितना हो गया 300। ये देखिए यहीं से देखिए आ गया, कुछ करने की भटकने की जरूरत नहीं है। I1 बाई कितना हो गया 2, यानी I1 बाई I2 कितना हो गया 2/1। मतलब करंट के डिवीजन से ही आ जा रहा, कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से I1 है, यहाँ से देखिए ऐसे ऐसे जो करंट का डिवीजन जो हम आपको समझाए हैं, यहाँ से देखिए ये पूरा कितना हो गया 150, ये पूरा कितना हो गया 150। यहाँ से करंट डिवाइड कर दीजिए, ये I1 करंट है और इसमें डिवाइड कर दीजिए I2, यहीं से रेशियो रूल से डिवाइड कर दीजिए जो आपको क्लास में सिखाया है। ठीक है, 49 के बाद 50 देखिए क्या करा है, करा द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिटल इफ द इलेक्ट्रॉन इज assumed टू रिमूवल इन सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, पहले में L है, सेकंड में कितना हो जाएगा NH/2π। ठीक है, यहाँ H/2π हो गया, वहां 2 यानी L2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2L। ध्यान देना 2L नहीं टिक करना है, हाँ कई लोग गलत किए होंगे, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम करना है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का मतलब 2L में से L जाएगा L। इस तरह से बेटा ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं। इधर के 7-8 आपके 7-8 दिन केवल जैसे हम कर रहे हैं वैसे पढ़िए। नीट के जेई के जो हमने कहे हैं पुराने क्वेश्चन लगाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ऑब्जेक्टिव लगाइए, आईआईटी का छोटा छोटा अगर कोई हो तो उसको भी लगा लीजिए। और नहीं कुछ करना है तो टेस्ट पेपर सही से सॉल्व करिए। मैक्सिमम देखिएगा इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये जो 7-8 टेस्ट हो रहे हैं मैक्सिमम इसी टाइप के इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में रखे रहेंगे। आप ये पेपर रख के मिलिएगा, ठीक है, देखिएगा इस टाइप के ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।